दोस्तों, एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार रुकी थी, जाम के खाली होने तक। ये कहानी वाकई में दिल को झकझोर देने वाली और सीख देने वाली है, साथ ही सचेत भी करेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 2015 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक जिले कन्नौज के एक नगर छिबरामऊ में। यहीं पर वह चौराहा था जहां जाम लगा हुआ था। इसी जाम में एक फॉर्च्यूनर कार रुकी थी, जिसके मालिक सत्येंद्र चौहान थे। सत्येंद्र जी किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे। वे बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उनकी कार रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पास 3-4 महिलाएं खड़ी हैं, जो बेहद गंदे और मैले कपड़े पहने हुए थीं। उन्हें देखकर सत्येंद्र जी को लगा कि ये महिलाएं भीख मांगने वाली होंगी, जैसे अक्सर चौराहों पर देखी जाती हैं। जैसे ही सत्येंद्र जी का ड्राइवर कार का शीशा नीचे करता है, सत्येंद्र जी अपनी जेब में हाथ डालते हैं और पर्स निकालकर उसमें से कुछ रुपए की गड्डी निकालते हैं। उन्होंने उन महिलाओं को 1000 रुपये दे दिए। इसी दौरान सत्येंद्र चौहान ने देखा कि अब जाम खुल गया है, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, सत्येंद्र चौहान देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है, जो लगातार खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है, बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। सत्येंद्र चौहान ने जब उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे इस महिला को पहचानते हैं। सत्येंद्र चौहान तुरंत कार का शीशा नीचे करते हैं और वह महिला कार के पास आकर खड़ी हो जाती है। सत्येंद्र चौहान हैरानी से पूछते हैं, अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वह महिला सिर झुकाकर कहती है, बाबूजी, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सत्येंद्र चौहान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी पूर्व पत्नी रूबी थी, जिससे उनका तलाक लगभग 2 साल पहले हो चुका था। सत्येंद्र चौहान ने खुद को संभालते हुए पूछा, रूबी, तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी। जब तलाक का केस हुआ था तो तुमने मेरे ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया था और मैंने वह रकम तुम्हें दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम इस हालत में हो, दर-दर की ठोकरें खा रही हो और भीख मांग रही हो? रूबी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोली, सत्येंद्र, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। सत्येंद्र ने बिना कुछ और सवाल किए कहा, ठीक है, तुम मेरी कार में बैठ जाओ। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, पीछे का दरवाज़ा खोलिए। ड्राइवर ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और अगले ही क्षण रूबी कार में सवार हो गई। जैसे ही रूबी कार में सवार हुई, चौराहे के आसपास मौजूद दुकानदारों की निगाहें उन पर टिक गईं। वहां खड़े लोग इस अजीब मुलाकात को देखकर असमंजस में थे। उन्हें शक होने लगा कि कहीं यह व्यक्ति इस महिला को किसी गलत काम के लिए तो नहीं ले जा रहा है। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हो रहा है? यह अमीर आदमी इस महिला को क्यों लेकर जा रहा है? पूरा बाजार इस रहस्यमय घटना को जानने के लिए उत्सुक हो गया था। सत्येंद्र ने जब यह देखा तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, चलो, यहां से निकलो, ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। और इसी के साथ उनकी कार जाम से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब सत्येंद्र चौहान ने रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाया तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कुछ महिलाएं भी थीं, जो भीख मांगने वाली थीं। वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि रूबी एक अमीर आदमी की कार में क्यों बैठ रही है और उनका आपस में क्या संबंध है। महिलाओं के मन में शक पैदा हो गया और वे आपस में धीरे धीरे चर्चा करने लगीं। उनकी बातें जल्द ही तूल पकड़ गईं और 1 मिनट के अंदर यह खबर पूरे बाजार में फैल गई कि एक अमीर व्यक्ति किसी भिखारिन महिला को अपनी कार में बैठाकर ले जा रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वे इस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं यह महिला किसी अनहोनी की शिकार तो नहीं हो रही है। भीड़ में से कुछ लोग उस महिला से पूछने लगे कि वह कार में क्यों बैठी है और उसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है। इस पर रूबी ने स्पष्ट किया, दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति सत्येंद्र चौहान साहब हैं।
मुझे यह जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जाना चाहती हूँ। रूबी के इतना कहने पर कुछ लोग आश्वस्त हो गए, लेकिन बाजार में कानाफूस और संदेह की हलचल अभी भी थी। सत्येंद्र चौहान ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ड्राइवर से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ, यहाँ और रुकना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे कार बाजार से बाहर निकल गई और सत्येंद्र ने रूबी को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद सत्येंद्र चौहान और रूबी एक होटल में बैठे थे। सत्येंद्र ने अपने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ, मार्केट से इन महिलाओं के लिए एक अच्छी साड़ी और चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत मार्केट की ओर रवाना हो गया। इस बीच सत्येंद्र चौहान ने रूबी से कहा, रूबी, तुम होटल के अंदर जाओ और स्नानागार में जाकर स्नान कराओ। रूबी, जो पहले ही अपने हालात से थकी हुई थी, चुपचाप होटल के स्नानागार में चली गई। स्नान के बाद वह खुद को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। जब वह बाहर आई तो ड्राइवर उसके लिए नई साड़ी और चप्पल लेकर आ चुका था। सत्येंद्र ने उसे नई साड़ी पहनने के लिए कहा। रूबी ने साड़ी पहनी और जैसे ही वह बाहर आई, सत्येंद्र चौहान की नज़र उस पर ठहर गई। वह एक पल के लिए उसकी ओर देखता ही रह गया। रूबी की बदली हुई सूरत और उसके चेहरे की मासूमियत ने सत्येंद्र को पुरानी यादों में वापस खींच लिया। सत्येंद्र ने मन ही मन सोचा, हालात चाहे जैसे भी बदल गए हों, लेकिन रूबी का चेहरा और चाल चलन बिल्कुल भी नहीं बदला। वह सिर्फ मजबूरियों की मारी है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सत्येंद्र ने रूबी से कहा, रूबी, मैं किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा। तुम मुझे अपना पता लिख कर दे दो ताकि मैं वहाँ से लौटने के बाद तुमसे मुलाकात कर सकूं। रूबी ने बिना कुछ कहे एक पर्चे पर अपना पता लिखा और सत्येंद्र को दे दिया। सत्येंद्र फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिन में अपने सभी काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की ताकि वापस आकर रूबी से मिल सकें। लेकिन उस रात जब वह होटल में सोने गए तो उनका मन बहुत बेचैन था। पुरानी यादें, रूबी की बदली और उसके हालात उनके मन में बार बार घूम रहे थे। उधर रूबी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी और अब अचानक सत्येंद्र का दोबारा मिलना उसे अजीब सी उलझनों में डाल रहा था। दोनों के लिए वह रात काटना मुश्किल हो रहा था। सत्येंद्र की रात करवटें बदलते हुए और सोचते हुए बीती, और रूबी की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वह रात नहीं कट रही थी। बेचैनी और सवालों से भरी थी। दोस्तों, दोनों ने वहां पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन सत्येंद्र चौहान दिल्ली से लौटते हैं और रूबी द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि रूबी वहां पर है ही नहीं। वह फिर अपने काम पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। सत्येंद्र फिर उसी चौराहे पर जाते हैं जहां पर रूबी उन्हें पिछले दिन मिली थी। वह उसे फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद रूबी उन्हें अपने कमरे पर ले जाती है, जो एक किराए का गंदा छोटा सा कमरा है। जब वह उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक बेड रखा हुआ है और बेड के ऊपर सत्येंद्र और रूबी की एक फ़ोटो टंगी हुई है। जैसे ही सत्येंद्र की नज़र उस फोटो पर पड़ती है, वह रूबी से पूछते हैं, रूबी, हमारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है। हम एकदम अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था। कोर्ट में सब कुछ तय हो गया था। तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वह 1 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। तो यह आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है? दोस्तों, फिर रूबी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी। सत्येंद्र चौहान, जो इस जवाब से हैरान थे, कहते हैं, फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया? तब वह पूरी कहानी बताती है और कहती है, दरअसल मेरे एक जीजा होते हैं, मेरे पिता और मेरा एक भाई भी है। सत्येंद्र, तुम एक बड़े बिजनेसमैन थे और तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति थी। तुम इकलौते बेटे थे और तुम्हारे पास अकूत धन था। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर का रिश्ता देखने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा कि तुम्हारे पास सब कुछ भरा पूरा है और तुम बहुत बड़े आदमी हो।
रूबी की बात सुनकर सत्येंद्र चौहान का दिल भर आया। वह समझ गए कि रूबी के परिवार ने उनके धन दौलत के बारे में क्या सोचा था, और यह सब उनके बीच की स्थिति को और भी जटिल बना रहा था। वह लोग सोचते थे कि हमें चाहे जो करना पड़े, लेकिन लड़का इकलौता है, इसीलिए हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और आखिरकार वही हुआ। वह शादी सत्येंद्र चौहान से ही हुई। जब शादी हो गई तो चूंकि जो जीजा था वह बहुत ही लालची टाइप का आदमी था, और जो कहता था वही सत्येंद्र चौहान की ससुराल में मान्य होता था, यानी रूबी के माता पिता और भाई मानते थे। जब रूबी दुल्हन बनकर सत्येंद्र चौहान के घर जा चुकी थी, तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके जीजा, भाई, माँ बाप सब लोग रूबी को कहीं ना कहीं से चढ़ाने लगते हैं। वह बहक कर आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। रूबी के जीजा को और रूबी के घर वालों को, यानी उसके मायके वालों को, पता ही था कि सत्येंद्र चौहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो यह आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन रूबी को इस चीज की भनक नहीं थी कि यह लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं और उसके साथ धोखा दे रहे हैं। रूबी भी अपने परिवार के दबाव में आकर धीरे धीरे बदलने लगती है। रूबी अपने मम्मी पापा और भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और अंत में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। रूबी अपने परिवारजनों के कहने पर 1 लाख का जुर्माना सत्येंद्र चौहान पर ठोक देती है और सत्येंद्र चौहान भरे कोर्ट में 1 लाख अदा करके तलाक ले लेते हैं। इस प्रकार दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। यह सारे पैसे रूबी के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। धीरे धीरे उसका जीजा कहता है, रूबी देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा, लेकिन ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाना होगा, एक प्लॉट या जमीन खरीदनी होगी, ताकि कोई भी लड़का या परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसका जीजा और उसके परिवार वाले उससे प्लॉट के नाम पर 30 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे वे सभी पैसे रूबी के खाते से निकाल लेते हैं। इस तरह रूबी अपने परिवार की बातों में आकर न केवल अपने पति को खोती है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई भी अपने परिवार के हाथों गंवा देती है। जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तब तक उसका इकलौता भाई शादी कर लेता है। शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी घर आती है, तो वह रूबी से बहुत ज्यादा जलन रखने लगती है और रूबी उसे फूटी आंखों भी नहीं सुहाती। अब रूबी बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी, तब शायद उसकी समझदारी की अवस्था इतनी परिपक्व नहीं थी कि वह चीज़ों को समझ पाती। लेकिन अब, दोस्तों, रूबी सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो रूबी का भाई और उसके माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपने जीजा के पास पहुंचती है, लेकिन जीजा भी कहता है, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, तो तुम हम लोगों की कब हो सकती हो। रूबी फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कहीं रहने का कोई विकल्प नहीं होता। थक हार कर और मजबूरी में वह सड़क पर कुछ महिलाओं से मिलती है। वह सभी एक दूसरे से मिलकर ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो सड़क पर भीख मांगने का काम करती हैं। दोस्तों, रूबी उन लोगों के साथ रहने लगी और उनके साथ खाना खाने लगी। अब उसका जीवन झुग्गी में चल रहा था। धीरे धीरे रूबी भी उसी धंधे में उतर आई और वह भी भीख मांगने लगी। जब पूरी कहानी रूबी ने उसी कमरे में अपने पति सत्येंद्र चौहान को सुनाई, तो सत्येंद्र चौहान की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब रूबी सत्येंद्र से पूछती है, माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है? सत्येंद्र कहते हैं, माँ आज भी वैसे ही हैं, वे तुम्हें आज भी याद करती हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा, क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती? लेकिन अब वे बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है और अब हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। रूबी सत्येंद्र से कहती है, अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हों, तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। सत्येंद्र कहते हैं, नहीं, कानूनी तौर पर और धार्मिक रूप से हम हर तरह से अलग हैं।
इतना कहकर सत्येंद्र चौहान कुछ पैसे निकालते हैं और कहते हैं, यह पैसे रखो। हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा। मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वह यह पैसे रूबी को देते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही वह सवार होते हैं, रूबी उनके पैरों पकड़कर रोने लगती है, जिससे सत्येंद्र का दिल भी पिघल जाता है। वह कहते हैं, एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करने दो। सत्येंद्र अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी माँ को कॉल करते हैं। माँ, रूबी मिल गई है, रूबी से बात करना है। जैसे ही उनकी माँ यह सुनती हैं कि उनकी बहू रूबी कितने दिनों बाद उनके बेटे से मिली है, वह तुरंत कहती हैं, बेटा, बात कराओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। सत्येंद्र अपने फ़ोन को रूबी के हाथ में देते हैं। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करती हैं। सत्येंद्र की माँ कहती हैं, ऐसा करो, तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। सत्येंद्र अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता। सत्येंद्र चौहान, जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था, रूबी को अपने फॉर्च्यूनर कार में बैठाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि उनकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही हैं। वह अपनी बहू की आरती करती हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सास और बहू एक दूसरे के साथ रोने लगती हैं। इसके बाद सत्येंद्र कहते हैं, माँ, यह वही रूबी है जिसने कोर्ट में मुझसे 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने वह 1 लाख रुपए भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? उसकी माँ जवाब देती हैं, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह भी एक इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसे माफ़ कर दीजिए। सत्येंद्र अब अपनी तलाकशुदा पत्नी रूबी को माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, सत्येंद्र और रूबी दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारे रिश्ते, हमारे अपने ही हमें छोड़ जाते हैं, हमें दर्द देते हैं और हम खुद को अंधकार में घिरा महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सत्येंद्र और रूबी के साथ। एक समय था जब रूबी ने सत्येंद्र से अलग होने का निर्णय लिया और कोर्ट में 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अलगाव की नहीं है। यह कहानी है पुनर्मिलन की, माफ़ी की और सबसे बड़ी बात, इंसानियत की। सोचिए, एक इंसान जिसने अतीत में गलती की, जब वह लौट कर आता है तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम उसे माफ़ कर सकते हैं? सत्येंद्र की माँ ने जिस तरह अपने बेटे को सिखाया, वह हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उसे मौका देना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह माफ़ करने का गुण, यह दूसरों को समझने का गुण, यही हमारे समाज की असली ताकत है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का और दूसरों को मौका देने का साहस हम में होना चाहिए। इस कहानी में सत्येंद्र ने अपनी पत्नी रूबी को माफ़ कर दिया क्योंकि उसने समझा कि एक गलती से कोई बुरा नहीं हो जाता। सत्येंद्र की माँ ने भी यही संदेश दिया कि किसी को उसकी गलतियों के लिए हमेशा के लिए मत ठुकराओ, बल्कि उसे सुधारने का मौका दो। दोस्तों, अगर हम भी इसी सोच को अपनाएं तो न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान से गलती हो सकती है और किसी भी गलती के लिए उसे पूरी तरह से खारिज कर देना सही नहीं है। हमें उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सच्चे इंसान वही होते हैं जो अपनी गलतियों को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र और रूबी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो तो हम हर हालात को बदल सकते हैं। जिंदगी के सफ़र में हम कई बार खुद को खोते हुए महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए और हम खुद को सुधारने का प्रयास करें तो रास्ता हमेशा खुला होता है। सत्येंद्र और रूबी के पुनर्मिलन से यही सीखने को मिलता है कि माफ़ी और समझदारी से रिश्तों को नया जीवन मिल सकता है। समाज में बढ़ते रिश्तों के तनाव और परिवारों के टूटने के बावजूद अगर हम एक दूसरे के प्रति अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाएं और माफ़ी देने की ताकत को अपनाएं तो हम खुद को और दूसरों को एक नई दिशा दे सकते हैं।
यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी गलतियों के कारण पूरी तरह से नकारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सबका हक है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें और उन्हें सुधारने का मौका पाएं। रूबी और सत्येंद्र की कहानी एक ऐसी सिख देने वाली दास्तान है जो रिश्तों की ताकत, माफ़ी और इंसानियत की बात करती है। यह हमें बताती है कि जब दिल सच्चा होता है और इरादे नेक होते हैं तो मुश्किलों को पार किया जा सकता है। अगर हम भी दूसरों को माफ़ करना और समझना सीख लें तो हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे, हमारा समाज और भी सुंदर बनेगा। याद रखिए, माफ़ी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह वह ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, बिखरे हुए दिलों को समेट सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।